Hello students, in this video we will cover the fourth chapter of equity derivative module, that is option contracts. So option contracts, another derivative instrument option, और दो तरीके के ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, दैट इज कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन। तो दोनों ही डिटेल में समझेंगे और इसके बाद फिर इनकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज भी आएंगी तो उनको भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। क्या कह रहा है? एन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट दैट गिव्स द राइट बट नॉट एन ऑब्लिगेशन। सिंपल है, देखिए, जस्ट लाइक फ्यूचर्स इसके अंदर भी एक एक्सपायरी होती है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट है तो एक्सपायरी होगी। एक फ्यूचर डेट पे एक्सपायरी होती है, एक्सपायरी ऑन फ्यूचर डेट। और साथ में एक्सपायरी ऑन फ्यूचर डेट प्लस प्राइस इज प्री डिटरमिन्ड, आप प्राइस पहले से ही तय कर लेते हो। इसमें भी यही है, जस्ट लाइक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन इसके अंदर क्या है, जो प्राइस होता है वो कैटेगराइज होता है स्ट्राइक्स के अंदर, वो स्ट्राइक्स के अंदर कैटेगराइज होता है। आई विल शो यू दैट। और इसको आगे चलते हैं। तो क्या कह रहा है? एन ऑप्शन इज अ कॉन्ट्रैक्ट दैट गिव्स द राइट बट नॉट एन ऑब्लिगेशन टू बाय और सेल द अंडरलाइंग एसेट। तो एक बार राइट जो है यहाँ पे टू बाय और सेल, टू बाय को हम कर देते हैं कॉल ऑप्शन। जो आपको बाय एसेट को बाय करने का जो राइट मिलता है वो क्या मिलता है? कॉल ऑप्शन में मिलता है। और ऐसे एसेट को सेल करने का जो राइट मिलता है वो आपको मिलता है पुट ऑप्शन में। ठीक है, अंडरलाइंग एसेट हो गया दोबारा। ऑन और बिफोर स्टेटेड डे, इंडिया के अंदर ऑन एक्सपायरी डे होता है, लेकिन बिफोर, यूएस के अंदर बिफोर में भी होता है, लेकिन इंडिया के अंदर ऑन एक्सपायरी डे होता है। तो हम जिसको बोलते हैं यूरोपियन ऑप्शन। दो तरीके के ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, यूरोपियन ऑप्शन एंड अमेरिकन ऑप्शन। तो जब आपकी डिलीवरी एक्सपायरी डे पे होती है तो उसको हम यूरोपियन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। और जब आपकी आप कभी भी डिलीवरी एक्सेस कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो ऑप्शन को, उसको हम अमेरिकन ऑप्शन बोलते हैं। तो अमेरिका में आप एक्सपायरी से किसी भी दिन पहले आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। ठीक है, द पार्टी टेकिंग अ लॉन्ग पोजीशन, जो बाय करता है उसको हम क्या बोलते हैं? बायर या फिर होल्डर ऑफ द ऑप्शन। ये इंपॉर्टेंट है। अब ये जो राइट है यहाँ पे लिखा हुआ है, एन ऑप्शन इज अ कॉन्ट्रैक्ट दैट गिव्स राइट, तो ये राइट ना एक्चुअली में होल्डर या बायर को ही मिलता है। जो ऑप्शन का होल्डर या ऑप्शन का बायर होगा उसी को ही ये राइट मिलता है। एंड द पार्टी टेकिंग अ शॉर्ट पोजीशन इज कॉल्ड एज द सेलर ऑफ द ऑप्शन या फिर राइटर ऑफ द ऑप्शन, उसको हम बोलते हैं राइटर। और ये ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट इनिशिएट करते हैं, इसलिए इसको राइटर कहा गया, कॉन्ट्रैक्ट राइटर। तो यही इनिशिएट करेगा कॉन्ट्रैक्ट को, सेलर जो है वो इनिशिएट करते हैं। ध्यान रखिएगा इसको। आगे चलते हैं। तो कॉल ऑप्शन क्या है? कॉल ऑप्शन इज अ कॉन्ट्रैक्ट दैट गिव्स द होल्डर अ राइट बट नॉट एन ऑब्लिगेशन टू बाय अंडरलाइंग एसेट, जैसा कि हमने डिस्कस किया था, ऑन अ स्पेसिफाइड डेट, यानी एक्सपायरी वाले दिन, एट अ प्री डिटरमिन्ड प्राइस, पहले से ही तय किए गए दाम में। वेयर एज ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट क्या है? ये होल्डर को क्या राइट देता है? सेल करने का, अंडरलाइंग एसेट को सेल करने का राइट देता है, अगेन ऑन एक्सपायरी डे एंड अ प्री डिटरमिन्ड प्राइस। अब कैसे ट्रेड होता है कुछ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। सो दो तरीके के ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन। आप कॉल ऑप्शन को खरीद भी सकते हो, बेच भी सकते हो। यहाँ पे ऐसे ही हम पुट ऑप्शन को खरीद भी सकते हैं, हम बेच भी सकते हैं। तो हम कब खरीदते हैं? व्हेन वी आर बुलिश ऑन अंडरलाइंग एसेट। जब आप अंडरलाइंग एसेट पे बुलिश होते हो तो आप कॉल ऑप्शन को बाय करते हो। और ऐसे ही पुट ऑप्शन हम कब बाय करते हैं? व्हेन वी आर बियरिश ऑन अंडरलाइंग एसेट। तो जब आपको ये लगता है कि अगर मार्केट नीचे जाने वाली है, कोई एक शेयर है जो नीचे जाने वाला है, तो आप उसका पुट ऑप्शन खरीदोगे, बेचोगे नहीं, खरीदोगे। ध्यान से सुनना ये बात कि आपको पुट ऑप्शन खरीदना है। जब कोई भी अंडरलाइंग एसेट उसका गिरने वाला है तो आप उसका पुट ऑप्शन खरीदोगे, और अगर अंडरलाइंग एसेट के प्राइस बढ़ने वाले हैं तो आप उसका कॉल ऑप्शन खरीदोगे। ध्यान रखना, अभी बेचने की बात मैंने नहीं कही है। लेकिन हम दोनों को बेच भी सकते हैं, हम कॉल ऑप्शन को भी बेच सकते हैं, हम पुट ऑप्शन को भी बेच सकते हैं। तो कॉल ऑप्शन कब बेचेंगे हम? व्हेन वी आर बियरिश। मान के चलिएगा ये दो प्राइस लेवल हैं, 100 रुपये और 50 रुपये। तो मान के चलिएगा जब शेयर का प्राइस 50 पे चल रहा था, आपको लगा कि अब भैया 100 पे जाएगा, तो आपने उसकी कॉल ऑप्शन खरीदी और मार्केट ऊपर गई, आपको पैसा मिला। लेकिन आपको ये पता था कि भैया 100 रुपये से ऊपर नहीं जाएगा। आपने सोचा 100 रुपये से ऊपर जा ही नहीं सकता, इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है, फंडामेंटल सपोर्ट नहीं कर रहे, टेक्निकल सपोर्ट नहीं कर रहे, लेकिन 100 से ऊपर नहीं जाएगा। तो आपको क्या था कि 100 से नीचे जाएगा, तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे?
व्हेन वी आर बियरिश फ्रॉम द पर्टिकुलर प्राइस लेवल, तब आप कॉल सेल करोगे। तो यहाँ पे आप 100 रुपये की उसकी कॉल सेल कर दोगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि 100 से वो बियरिश होगा, 100 से ऊपर नहीं जाएगा, 100 से वो दोबारा नीचे जाएगा, तब आप 100 रुपये की कॉल उसकी सेल कर सकते हो। ये इसका मकसद है। ऐसी पुट ऑप्शन सेल में क्या है, आपने बोला कि भैया अब 100 रुपये से नीचे जाएगा लेकिन 50 तक जाएगा, 50 से नीचे नहीं जाएगा किसी भी कीमत में, क्योंकि आज तक हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देखोगे तो 50 से नीचे आज तक नहीं है, तो आप भी नहीं जाएगा, यानी 50 से ऊपर रहेगा, 50 से ऊपर रहेगा। तो आप क्या बोलोगे, व्हेन वी आर बुलिश फ्रॉम द पर्टिकुलर प्राइस लेवल, वो है 50। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, पुट सेल कर दोगे यहाँ से, और यहाँ पे क्या कर दोगे, कॉल सेल कर दोगे। आई बात समझ? तो इसलिए सेलिंग का केस है। जब आपको लगता है एक पर्टिकुलर प्राइस लेवल से ना तो मार्केट नीचे गिरेगी, ना एक पर्टिकुलर लेवल से ना तो मार्केट ऊपर जाएगी, तो इस वहाँ पे हम सेलिंग का केस यूज़ करते हैं। और आपको लगता है इमीडिएटली ऊपर जाएगी, इमीडिएटली नीचे जाएगी, वहाँ पे हम बाइंग के केसेस यूज़ करते हैं। और डिटेल में इसको पढ़ेंगे। ऑप्शन टर्मिनोलॉजी को पढ़ लेते हैं एक बारी। स्ट्राइक प्राइस जो है यहाँ पे, एक्चुअली ये जो स्ट्राइक प्राइस है यही प्री डिटरमिन्ड प्राइस है, ये ही प्री डिटरमिन्ड प्राइस कहलाया जाता है। तो यहाँ पर डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस होती हैं, आपको जो प्राइस पसंद हो आप वो प्राइस सेलेक्ट कर सकते हो। ऑप्शन के अंदर यही सबसे अच्छी खासियत है, और रादर यही एक सबसे मेजर डिफरेंस है ऑप्शन में फ्यूचर के अंदर। तो फ्यूचर के अंदर तो प्राइस एक ही होता है, अगर कोई फ्यूचर 2500 का बिक रहा है तो वो 2500 पे ही आपको खरीदना बेचना पड़ेगा। लेकिन ऑप्शन के केस में ऐसा नहीं है। ऑप्शन के केस में अंडरलाइन का प्राइस आप खुद डिसाइड कर सकते हो थ्रू डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस। तो ऑप्शन में स्ट्राइक प्राइस की टेबल कुछ ऐसी होती है, मान के चलिएगा यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस 10 रुपये की भी मिलेगी, 20 रुपये की भी मिलेगी। मान के चलिए कोई एसेट है और उसका अंडरलाइन का प्राइस है 100 रुपीज़, तो उसके आप 100 की भी खरीद सकते हो, उसके आप 120 की भी खरीद सकते हो, 140 की भी खरीद सकते हो, 160 पे भी सेटल कर सकते हो। उसी हिसाब से उसकी वैल्यू होती है, वैल्यू भी उसी हिसाब से होती है। ठीक है, तो स्ट्राइक प्राइस का क्या मतलब हो गया, स्ट्राइक प्राइस इज द प्राइस पर शेयर ऑफ अंडरलाइन सिक्योरिटी विच मे बी परचेज और सोल्ड बाय द ऑप्शन होल्डर। The different strike prices quoted above are all price levels of underlying asset on which option contract can be undertaken. Quoting above मतलब in the money की बात कर रहा है, in the money जो अभी हम नीचे पढ़ने वाले हैं, in the money options की जो स्ट्राइक प्राइसेस के अब ऊपर के जो प्राइस के भाव होते हैं वो भाव ऑलरेडी मार्केट में आ चुके होते हैं और वो सौदा इन द मनी हो जाता है। तो इन द मनी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, दिस ऑप्शन वुड गिव द होल्डर अ पॉजिटिव कैश फ्लो इफ इट वर एक्सरसाइज इमीडिएटली। क्या मतलब है इसका, इसको सिंपल समझते हैं इस तरीके से। एक बार ऑप्शन टेबल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। तो मान के चलिएगा हम एग्जांपल ले रहे हैं अगेन रिलायंस का, कॉस्ट हो गई उसकी, CMP हो गया 2500, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आता है स्ट्राइक प्राइस बीच में। कैसे टेबल को पढ़ते हैं ऑप्शन की वो मैं आपको बता रहा हूँ। बीच में लिख देते हैं 2500, उसके ऊपर वैल्यू को कम करते चलेंगे 2450, 2400, 2350। ऐसे ही इसके नीचे हम वैल्यू को बढ़ाते चलेंगे 2550, 2600 और 2650, ठीक है। क्यों? क्योंकि सारे वैल्यू आ सकते हैं। 50 रुपये गिर भी तो सकता है, यहाँ पे गिर के यहाँ पहुँच सकता है, 50 रुपये बढ़ भी सकता है, बढ़ के यहाँ पे पहुँच सकता है। तो जिस प्राइस पे ये खड़ी है मार्केट यहीं पे है, क्योंकि करंट मार्केट प्राइस अभी देखो आप 2500, इसको हम बोल देते हैं एट द मनी की स्ट्राइक। एट द मनी मतलब मार्केट यहाँ पे है, एट माने है जो प्राइस ऑलरेडी निकल चुके होते हैं। मान के चलिएगा ये कॉल हो गया साइड का, ये हो गया पुट। कॉल और पुट दोनों एक ही टेबल से पढ़ते हैं हमेशा। तो मान के चलिएगा मार्केट इससे ऊपर निकल चुकी है, तो जिसने ये वाली स्ट्राइक खरीदी होगी उनको तो प्रॉफिट आ रहा होगा ऑलरेडी, क्योंकि मार्केट 2500 पे है। और कॉल ऑप्शन में हम कौन खरीदता है, जिसको ये लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगी, है ना। कॉल ऑप्शन तो वही खरीदता है। तो जिसने 2350 वाली खरीदी होगी तो मार्केट तो ऊपर आ गई, तो उसको प्रॉफिट होगा। तो जिसको एकदम से प्रॉफिट हो रहा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इन द मनी। ये इन द मनी हो गई, क्योंकि इसमें प्रॉफिट आ चुका है। क्या लेकिन 2550 नीचे वाली में मार्केट अभी पहुंची है? नहीं, अभी तो नहीं पहुंची, क्योंकि अभी तो मार्केट 2500 पे है। और ये कॉल वाला क्या सोच रहा है, मार्केट ऊपर जाएगी, लेकिन अभी आई तो नहीं है। तो ये कौन सी हो गई, आउट ऑफ द मनी। आउट माने अभी तक वहां पे पहुंची नहीं है, इन माने ऑलरेडी वहां तक पहुंच चुकी है। अब बात करते हैं पुट वाले की। पुट वाले के लिए मार्केट, पुट क्या सोचता है, मार्केट नीचे गिरेगी,
मैंने आपको बताया था पीछे भी कि पुट क्या सोचता है, व्हेन मार्केट इज गोइंग बियरिश ही शैल बाय पुट। तो मार्केट अगर आप देखोगे तो 2650, 2600 और 2550 इनसे तो नीचे ही है, ये तो ऊपर के प्राइस है ना, और मार्केट चल रही है नीचे, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा इनके लिए, इन द मनी हो जाएगा, क्योंकि इसमें ऑलरेडी प्रॉफिट आ रहा होगा, क्योंकि उसने ये सोचा होगा कि 2650 से मार्केट नीचे रहेगी, 2650 से मार्केट नीचे रहेगी, तो नीचे तो है, तो उसको तो प्रॉफिट आ रहा होगा, प्रॉफिट आ रहा है तो वो इन द मनी हो गया। हाँ लेकिन 2450 के ऊपर है मार्केट, तो यहाँ वालों को सबको लॉस आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, आउट ऑफ द मनी की स्ट्राइक हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो स्ट्राइक प्राइस है इसी को ही हम सेटल प्राइस भी बोलते हैं, इसी पे ही आपकी सेटलमेंट होगी। ठीक है, सेटलमेंट भी आपकी इसी की होगी एक्सपायरी में। तो ये सारी स्ट्राइक्स होती हैं, और इसमें बहुत सारी स्ट्राइक्स होती हैं, जो सी स्ट्राइक्स आप चाहो वाली स्ट्राइक्स आप सेलेक्ट भी कर सकते हो। तो ये इस तरीके से हम स्ट्राइक प्राइस को समझते हैं। तो वापस चलते हैं नोट्स पे। इन द मनी मैंने आपको समझा दिया, एट द मनी भी आपको समझा दिया, और आउट ऑफ द मनी भी समझा दिया। एक बार डेफिनेशन के थ्रू पढ़ लेते हैं। आउट ऑफ द मनी ऑप्शन इज वन विच इज येट टू बी ब्रीच, अभी वो लेवल टूटे ही नहीं है, मैंने आपको बताया था, बाय द अंडरलाइंग एसेट। इन अदर वर्ड दिस ऑप्शन वुड गिव द होल्डर अ नेगेटिव कैश फ्लो। अगर आप इसका सौदा कर लोगे, सेटल कर लोगे, तो आपको लॉस ही आना है, जब मार्केट वहाँ पे पहुंची नहीं है तो आपको लॉस ही होगा ना, बायर को तो लॉस ही होना है। ठीक है, अ कॉल ऑप्शन इज सेट टू बी आउट ऑफ द मनी व्हेन द स्पॉट प्राइस इज लोअर देन द स्ट्राइक प्राइस। अ पुट ऑप्शन इज सेट टू बी आउट ऑफ द मनी व्हेन द स्पॉट प्राइस इज हायर देन द स्ट्राइक प्राइस। मैंने आपको बताया दिया, अगर आपका ये स्ट्राइक प्राइस है, इसके ऊपर की जितनी भी है वो सारी आउट ऑफ द मनी हो गई, इसके नीचे की जितनी भी है तो वो इन द मनी हो जाएंगी सारी, पुट के केस में। स्पॉट प्राइस हमने फ्यूचर में भी डिस्कस किया था, जो भी अंडरलाइंग एसेट का प्राइस चल रहा है वो हम स्पॉट प्राइस है। लॉट साइज हम फ्यूचर में डिस्कस कर चुके हैं। मिनिमम क्वांटिटी जो आपको कॉन्ट्रैक्ट में बाय या सेल करनी ही पड़ेगी वो लॉट साइज है। सेटलमेंट टाइप अगेन सेम एज फ्यूचर, फिजिकल सेटलमेंट होगा शेयर्स का, और इंडेक्स का, क्योंकि इंडेक्स के शेयर नहीं है, वो कैश सेटलमेंट होगी। अब आ गया प्रीमियम और ऑप्शन प्राइस। अगेन मैं आपको एक बार वहां पे लेके जाऊंगा पीपीटी के ऊपर। अब ये कॉन्ट्रैक्ट है और ये कॉन्ट्रैक्ट के प्राइसेस हैं, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए आपको कुछ तो प्रीमियम देना पड़ेगा, आपको प्रीमियम देना पड़ेगा ना। ये तो स्ट्राइक हो गई कि एक्सपायरी के टाइम आप सौदा किस भाव पे करोगे, तो अभी कुछ मार्जिन भी तो देनी पड़ेगी। मैंने बताया था मार्जिन देनी पड़ती है, तो इसकी मार्जिन कैलकुलेशन भी अभी हम कर लेते हैं। तो मान के चलिएगा कुछ भी आप मार्जिन डिसाइड कर लो, एट द मनी से स्टार्ट करते हैं। मान के चलिए आप कॉल आपको 50, इसमें बहुत सस्ते सस्ते मार्जिन होते हैं, बहुत सस्ते प्रीमियम मिलते हैं। तो मान के चलिएगा 2500 वाला कॉल आपको 50 रुपये मिल रहा है, और पुट थोड़ा सा उसी के आसपास मिलेगा, सेम नहीं होता है, 2-3 रुपये का फर्क रहते ही रहता है। तो पुट आपको मिल रहा है 48 रुपीज़ का, ठीक है। अब ये जो वैल्यू आप दे रहे हो, ये जो मार्जिन आप दे रहे हो, इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रीमियम। प्रीमियम बोलते हैं या फिर प्राइस बोलते हैं, आप कुछ ही बोल लीजिए, मार्जिन भी होता है, ठीक है ना। ये प्रीमियम हो गई, ये इसकी वैल्यू हो गई कि भैया 2500 रुपये का जो कॉन्ट्रैक्ट है, 2500 रुपये के रिलायंस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू कितनी हो गई, 50 रुपये। तो अब मान के चलो वही है, आपको जो लॉस होगा वो 50 रुपये का ही लॉस होगा। बायर को कितने का लॉस हो सकता है, 50 रुपये का, वो जीरो हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे बायर को कितने का लॉस हो सकता है, 40 रुपीज़ का। मार्जिन जीरो हो जाएगा, बस इतना ही होता है। तो वैल्यू ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट या वैल्यू ऑफ अ पर्टिकुलर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या बोलते हैं, मार्जिन, ठीक है। तो क्या कहता है, प्रीमियम इज द ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू दैट द ऑप्शन बायर पेज टू द ऑप्शन सेलर। जिसने बाय करा है वो सेलर को पे करेगा। द प्रीमियम वैल्यू कोटेड अबव इज फॉर सिंगल यूनिट ऑफ निफ्टी, एंड टू अराइव द टोटल प्रीमियम कॉन्ट्रैक्ट वी नीड टू मल्टीप्लाई द प्रीमियम वैल्यू। कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू क्या होगी, लॉट साइज मल्टीप्लाई बाय प्रीमियम वैल्यू। देन अगेन वी हैव टू टाइप्स ऑफ वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू, एक्सट्रिंसिक वैल्यू। उसके लिए दोबारा हम चलते हैं वहीं पे। अब देखिए, अगर ये इन द मनी के कॉन्ट्रैक्ट हैं, मतलब मार्केट ने वो लेवल ऑलरेडी पास कर दिया, तो ये हो जाएगा इंट्रिंसिक प्रीमियम, इंट्रिंसिक वैल्यू हम बोलेंगे इनको। इंट्रिंसिक माने अंदरूनी वैल्यू, और वो मार्केट ने ऑलरेडी लेवल पास कर दिया और वहां पे इतना प्रॉफिट जुड़ चुका है, इंट्रिंसिक वैल्यू हो गया। क्यों, क्योंकि भैया जो 2350 वाला जो बैठा है और प्राइस हो गया 2500, तो 150 रुपये तो उसको ऑलरेडी प्रॉफिट आ रहा होगा, तो 150 रुपये इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू हो जाएगी। और जहां पे मार्केट अभी पहुंचनी है वहां पे हो जाती है एक्सट्रिंसिक वैल्यू, यानी जिसको आप बोलते हो
आउटसाइड वैल्यू या फिर एक्सट्रिंसिक, यानी यहाँ पे मार्केट अभी आई नहीं है, पहुंचेगी तो हम इसको, जो इंट्रिंसिक नहीं है वो एक्सट्रिंसिक है, और एक्सट्रिंसिक को में हम क्या देना होता है, टाइम वैल्यू। देखिए वैल्यू तो सबकी सारी स्ट्राइक्स की रहेगी, यहाँ पे 50 है तो यहाँ पे कम हो जाएगी, क्योंकि 50 में हम इस बात के दे रहे हैं कि मार्केट 2500 रुपये से 50 रुपये ऊपर जाएगी, इस बात के हम 50 रुपये दे रहे हैं, और लेकिन 2550 तो अभी तक गई नहीं है, तो इसकी वैल्यू तो और कम हो जाएगी 40, ऐसी इसकी और कम हो जाएगी 20, और इसकी और हो जाएगी कम 10। क्यों? क्योंकि 2650 आने के सबसे कम चांसेस होंगे, तो इसलिए इसका प्रीमियम और इसकी वैल्यू जो है सबसे कम होने वाली है 10 रुपये। तो इसकी एक्सट्रिंसिक वैल्यू कितनी हो गई, 10 रुपये। तो हम ये 10 रुपये जब वहाँ पे मार्केट गई नहीं है, तो देख इस बात कर रहे हैं, हम इस बात के दे रहे हैं कि आज नहीं गई, लेकिन एक्सपायरी तक तो जा सकती है, एक्सपायरी तक पॉसिबिलिटी है कि 2650 अभी पहुंच जाए। तो यानी हम पैसे किसके दे रहे हैं, टाइम के, टाइम की वैल्यू दे रहे हो आप लोग, और ये टाइम की वैल्यू हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रिंसिक वैल्यू बोलते हैं। तो एक्सट्रिंसिक वैल्यू इज नथिंग बट द टाइम वैल्यू विच यू आर पेइंग इन ऑर्डर टू होल्ड दैट पर्टिकुलर ऑप्शन। ठीक है, ऐसे यहाँ पे पुट के केस में ये तो आईटीएम है ही, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, इंट्रिंसिक वैल्यू हो जाएगी, और इंट्रिंसिक वैल्यू में आपको प्रीमियम जो है ज़्यादा देना पड़ता है। ऐसी अभी मान लीजिए 2500 पे 2450 अभी गई नहीं है, और हमें पता भी नहीं है जाएगी नहीं जाएगी, कल जा सकती है, परसों जा सकती है, तो यहाँ पे प्रीमियम जो है आपको सस्ते मिलेंगे, मान के चलिए 30 रुपये यहाँ हो जाएगा, 20 रुपये यहाँ हो जाएगा, और अगेन 12 रुपये यहाँ पे हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएंगी, सारी एक्सटेंसिव वैल्यू हो जाएगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, टाइम वैल्यू। तो ये सारा प्रीमियम का स्टडी है, और इस पे आपको और डिटेल एनालिसिस भी मिल जाएगा, तो वो भी हम आगे जाके समझेंगे। तो इंट्रिंसिक वैल्यू का डेफिनेशन क्या है, आईटीएम कॉल स्ट्राइक प्राइस माइनस आ जाएगा यहाँ पे, स्ट्राइक प्राइस माइनस स्पॉट प्राइस, और आईटीएम पुट्स स्ट्राइक स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस आ जाएगा यहाँ पे। एक्सट्रिंसिक वैल्यू में क्या होता है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑप्शन प्रीमियम वैल्यू एंड इंट्रिंसिक वैल्यू। Amount an option buyer will realize of any option, if any, at the money and order or OTM if he exercise the option instantly. Only strikes will have only time value. Only strikes will have only time value, and ITM strikes have the intrinsic value because their intrinsic value is 0. ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे ITM strikes have the intrinsic value because their extrinsic value is 0. यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, एक्सटेंसिव वैल्यू आएगा। तो एक्सटेंसिव वैल्यू इज ओनली द टाइम वैल्यू। ठीक है, देन कम्स द एक्सरसाइज ऑफ एन ऑप्शन, अमेरिकन ऑप्शन, यूरोपियन ऑप्शन, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। एक्सरसाइज माने आप किसी कॉन्ट्रैक्ट को सेटल कब करोगे, कॉन्ट्रैक्ट को सेटल करने को हम क्या बोलते हैं, एक्सरसाइज ऑफ एन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। तो क्या है, An option contract gives the buyer the privilege to exercise his right, यानी right to buy या फिर right to sell, जो भी है कॉल के ऑप्शन में, right to buy in case of call option and right to sell in case of put option the underlying asset on or before expiry। ठीक है, here buyer will ask, क्योंकि उसको right है तो पूछेगा तो वही, seller to transact in the underlying asset as defined by the option contract। तो अमेरिकन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है, तो एक्सपायरी डे से पहले आप कभी भी सेटल कर सकते हो, बिफोर एक्सपायरी डे लिखा होगा यहाँ पे, ये रहा बिफोर एक्सपायरी डे। और यूरोपियन स्टाइल है तो वो ये एक्सपायरी डे पे ही होगा, ओनली ऑन द एक्सपायरी डे। सिंपल। तो दो तरीके के अमेरिकन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है और यूरोपियन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है। देन अगेन एक्सपायरी डे वही लास्ट डे जो हमारा जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट सेटल होगा और उसके बाद उस ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेडिंग नहीं होगी। तो इंडेक्स ऑप्शन के अंदर हर हफ्ते, ऑप्शंस के अंदर हर हफ्ते की ट्रेडिंग होती है और हर हफ्ते एक्सपायरी होती है। और एक बहुत बड़ा रीज़न है कि आज की तारीख में 80% जो वॉल्यूम है वो ऑप्शंस में ही है पूरी मार्केट के अंदर। तो एवरीबडी इज प्लेइंग थ्रू ऑप्शन, एवरीबडी इज ट्रेडिंग ऑप्शन प्लीज। और रीज़न बहुत ऑब्वियस है, क्योंकि एक एक हफ्ते के कॉन्ट्रैक्ट आ गए हैं और हर हफ्ते और हर रोज़ हमारे पास नए कॉन्ट्रैक्ट आ जाते हैं। तो इसलिए ऑप्शन ट्रेडिंग एक मार्केट का चार्म है और अभी रिसेंट में सबसे ज़्यादा एक्टिवली ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट है। अगर बात करते हैं निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की, तो हर ट्यूसडे को, एवरी ट्यूसडे एक नया कॉन्ट्रैक्ट आता है। बैंक निफ्टी की बात करूँगा तो एवरी थर्सडे, निफ्टी 50 एवरी थर्सडे को है और बैंक निफ्टी एवरी वेडनेसडे, ये अभी चेंज हो गया एवरी वेडनेसडे। तो अब मार्केट रेगुलेटर सेबी ने हर रोज़ एक नए इंस्ट्रूमेंट को एक्सपायर करा के, मतलब अगर आप मंडे की बात करेंगे
मंडे को मिड कैप निफ्टी एक्सपायर होता है, मिड कैप निफ्टी के ऑप्शन है। देन ट्यूसडे को हमारे पास निफ्टी फाइनेंशियल है, ठीक है। वेडनेसडे को बैंक निफ्टी है, थर्सडे को हमारे पास निफ्टी है, फ्राइडे को अगेन हमारे पास सेंसेक्स है, ठीक है। तो हर रोज हमारे पास एक एक्सपायरी का इंस्ट्रूमेंट है। देन स्टॉक ऑप्शन, अगर मैं स्टॉक्स की बात करूँ, इंडेक्स की बात ना करके स्टॉक्स की बात करता हूँ, तो लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ है, जस्ट लाइक फ्यूचर्स। यहाँ पे जस्ट लाइक फ्यूचर्स आ जाएगा, ठीक है। सो अगेन इफ द एक्सपायरी डे ऑफ द ऑप्शन फॉल्स ऑन अ ट्रेडिंग हॉलीडे, तो एक दिन पहले हो जाएगा, जस्ट बिफोर द ट्रेडिंग डे, जस्ट प्रीवियस डे बिफोर द ट्रेडिंग डे आ जाएगा, है ना। अब ओपन इंटरेस्ट अगेन वही है कि कितने ओपन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट ऐसे जो आउटस्टैंडिंग है इधर बाइंग साइड पे और सेलिंग साइड पे, तो वो आपको क्या बताएगा, ओपन इंटरेस्ट आपको बताएगा। एक छोटा सा डिफरेंस है यहाँ पे ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर में, दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाई टू थिंक लाइक ऑप्शन बायर एंड व्हाई नॉट टू थिंक लाइक ऑप्शन सेलर। तो थोड़ा सा यहाँ पे आप समझिए। ऑप्शन बायर को ऑप्शन होल्डर भी बोला जाता है, मैंने बताया था। ऑप्शन सेलर को हम ऑप्शन राइटर भी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट को इनिशिएट करता है। यहाँ पे ही ऑलवेज हैज अ राइट टू एक्सरसाइज, इसको राइट मिलता है, और यहाँ पे इसको ऑब्लिगेशन मिलता है। मैंने आपको ये डेफिनेशन में बताया था। ऑप्शन बायर हैज अ पोटेंशियल टू जनरेट अनलिमिटेड प्रॉफिट। मार्केट जितना ऊपर जाएगी कॉल ऑप्शन वाले को उतना मुनाफा होना है। एक 50 रुपए की कॉल उसने खरीदी, अगर 50 रुपीज की कॉल उसने खरीदी, ठीक है, मार्केट में 100 पॉइंट का मूव आ गया, तो ये 50 वाली 100 की भी हो सकती है, ये 150 की भी हो सकती है, और ये 200 की भी हो सकती है। तो अनलिमिटेड प्रॉफिट पोटेंशियल है। लेकिन ऑप्शन सेलर के साथ लिमिटेड प्रॉफिट पोटेंशियल है, क्यों? अब इसने 50 रुपए का अगर प्रीमियम पे करा है, तो 50 वाला जीरो हो सकता है, वो इसकी कमाई है बस। ये 50 रुपए कमा सकता है, ये जितना रिसीव करेगा उतना ही तो कमाएगा, इससे ज़्यादा क्या कमा लेगा। ऑप्शन बायर्स, ऑप्शन बाइंग इज एक्सपोज टू लिमिटेड लॉसेस। हाँ, लिमिटेड लॉस है, 50 वाला जीरो हो जाएगा। ऑप्शन सेलिंग इज एक्सपोज टू अनलिमिटेड लॉस। यहाँ पे अनलिमिटेड लॉस है, क्यों? क्योंकि अगर ये 50 वाला 100, 150, 200, 250 का भी हो गया, तो इसको तो अनलिमिटेड लॉसेस पोटेंशियल है ना, कितना भी लॉस हो सकता है। यहाँ पे इसको ही हैज टू पे द प्रीमियम, यहाँ पे ही रिसीव्स द प्रीमियम। ये तो ऑब्वियस सी बात हो गई, ये बायर है तो ये पे करेगा, और ये सेलर है तो ये रिसीव करेगा। फॉर ऑप्शन बायर प्रीमियम इज एन एक्सपेंस, खर्चा है, क्योंकि ये 50 रुपीज़ भी रिकवर उसको करने पड़ते हैं। अगर ये मार्केट अगर नहीं हिली, मार्केट अगर ऐसी रह गई, ऐसी रह गई, ना ऊपर गई ना नीचे, अगर ये प्लेन रह गई ऐसी, तो ये 50 रुपीज़ घट के जीरो हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें एक्सट्रिंसिक वैल्यू होती है, टाइम वैल्यू मैंने आपको समझाया था, और टाइम वैल्यू के चलते इनकी वैल्यू जो है हमेशा डिग्रेड करती रहती है, डिके करती रहती है। इस वजह से प्रीमियम इज एन एक्सपेंस। लेकिन प्रीमियम उसकी, यहाँ पे ऑप्शन सेलर के केस में प्रीमियम इज द ओनली इनकम। जो प्रीमियम उसको रिसीव हुआ है वो तो चाहेगा कि वो जीरो हो जाए, ताकि सेलर को उसका बेनिफिट मिले। एन ऑप्शन बाय पेज अ रिलेटिवली स्मॉल प्रीमियम फॉर मार्केट एक्सपोजर। अब मान के चलिए आपने 50 रुपये का प्रीमियम पे करा है, तो आपको 50 रुपये ही मार्जिन देना है। लेकिन ऑप्शन सेलर के केस में ऐसा नहीं है, वेयर एज ऑप्शन राइटर हैज टू पे ह्यूज अमाउंट। क्यों? क्योंकि दे आर एक्सपोज टू अनलिमिटेड लॉसेस। अगर आपको अनलिमिटेड लॉस का एक्सपोजर है, तो आपको मार्जिन भी ज़्यादा देना पड़ेगा, नहीं तो ब्रोकर अपनी जेब में से थोड़ी देगा, ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी विल कंटिन्यू विद चैप्टर 4, दैट इज ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। सो फर्स्ट टॉपिक इज फंडामेंटल पैरामीटर्स ऑन विच द ऑप्शन प्राइस डिपेंड्स। तो कहना क्या चाह रहा है कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसमें ऑप्शन की प्राइसिंग डिपेंड करती है, या फिर जो प्रीमियम वैल्यू है वो हम डिसाइड कैसे करते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स से वो डिसाइड होती है। तो सबसे पहले आ रहा है स्पॉट प्राइस। स्पॉट प्राइस यानी जो अंडरलाइंग एसेट का प्राइस है। तो फिर से एग्जांपल से समझते हैं, तो मान के चलिए रिलायंस का जो अभी करंट मार्केट प्राइस आ रहा है वो 2500 आ रहा है, ठीक है। तो अगर रिलायंस का प्राइस धीरे धीरे करके ऊपर जाता है, तो कॉल ऑप्शन के प्राइस बढ़ेंगे, कॉल ऑप्शन के जो प्रीमियम है वो बढ़ेंगे। मैंने समझाया था प्रीवियस वीडियो में भी कि इफ प्राइस राइजेस देन द कॉल ऑप्शन प्रीमियम विल गो अप, इफ प्राइस फॉल्स डाउन देन पुट ऑप्शन प्रीमियम विल गोज अप, ठीक है। तो यहाँ पे अगर रिलायंस का प्राइस ऊपर जाता है और 2500 हो जाता है, तो कॉल ऑप्शन के प्रीमियम विल इंक्रीज रैपिडली, और वहीं पे पुट ऑप्शन के जो प्रीमियम होंगे वो नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। क्योंकि पुट क्या है, पुट रिप्रेजेंट्स द बियरिश मार्केट एंड कॉल रिप्रेजेंट्स द बुलिश मार्केट। देन वी हैव स्ट्राइक प्राइस ऑफ द ऑप्शन। मैंने कल भी समझाया था आपको। स्ट्राइक प्राइस ऑफ द ऑप्शन से क्या होगा,
एक बार दोबारा देखते हैं इसको टेबल से। तो कल हमने एक स्ट्राइक प्राइस का चार्ट समझा था, एक बार इसको दोबारा देख लेते हैं। तो ये स्ट्राइक प्राइस आएगा मिडल में, और रिलायंस का एग्जांपल लेते हैं। तो लेट्स से 2500 पे अभी रिलायंस का शेयर ट्रेड कर रहा है। करंट मार्केट प्राइस ऑफ रिलायंस इज 2500। उसके ऊपर प्राइस कम होगा 2475, 2450 एंड 2425। 25 का गैप ले लिया हमने। ऐसे यहाँ पे नीचे में क्या हो जाएगा 2525, देन वी हैव 2550 एंड 2575। तो ये हमारे पास पूरी ऑप्शन की टेबल आ जाएगी। तो 2500 वो हो जाएगा जहाँ पे अभी करंट मार्केट प्राइस है। तो ये एट द मनी हो जाएगा, मार्केट में यहाँ पे अभी ट्रेड हो रहा है, अंडरलाइंग एसेट में यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। तो अब मान के चलिए इसका वैल्यूएशन 50 हो गया कॉल साइड पे। दिस विल बी द कॉल साइड एंड दिस विल बी द पुट साइड, और इसका भी समवेयर अराउंड 50 होगा। तो लेट्स से 48 है। ऊपर के कॉल के प्राइस मैंने बताया था इन द मनी है ये। तो इन द मनी में आपका कॉल का प्राइस ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि मार्केट ऑलरेडी ऊपर आ गई है। तो यहाँ पे लगभग 75 के आसपास होगा। तो लेट्स टेक 78, क्योंकि 75 पॉइंट्स तो ऊपर वैसे ही चला गया और 2-3 रुपये एक्स्ट्रा हो रहेगा, क्योंकि अभी और भी ऊपर जाने की उम्मीद है। इस उम्मीद में 2-3 रुपये और एक्स्ट्रा आएगा। ऐसे यहाँ पे मान के चलिए 55 आएगा, और यहाँ पे मान के चलिएगा लगभग 32 के आसपास हो गई। लेकिन यहाँ पे जो है प्राइस कम होता जाएगा क्योंकि अभी मार्केट यहाँ पे नहीं आई है। तो सॉरी यहाँ पे कुछ गड़बड़ करी है हमने। ये हो जाएगा 52, ये होगा 75, और ये हो जाएगा 108, क्योंकि 50 रुपीज़ तो इसी की वैल्यू हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे हम जैसे जैसे नीचे जाएगा यहाँ पे वैल्यू और कम होती जाएगी, क्योंकि मार्केट अभी तक यहाँ पे गई नहीं है, जाने की गुंजाइश है। तो हम इस बात की गुंजाइश के पैसे यहाँ पे दे रहे हैं। ऐसे यहाँ पे तो आप देख रहे होंगे जैसे जैसे आप स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट कर रहे हो, प्रीमियम अपने आप ही शफल होता जा रहा है। प्रीमियम की वैल्यू या तो बढ़ रही है ऊपर जाने में, और या फिर घट रही है। तो इसलिए यहाँ पे हमने क्या लिखा है नोट्स पे कि स्ट्राइक प्राइस इज ऑल्सो अ फैक्टर दैट विल डिसाइड द प्रीमियम वैल्यू ऑफ एन ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद आ रहा है वोलेटिलिटी ऑफ द अंडरलाइंग एसेट। वोलेटिलिटी का क्या मतलब होता है? वोलेटिलिटी का मतलब होता है डेविएशन फ्रॉम द मीन वैल्यू। तो मान के चलिएगा निफ्टी का एवरेज प्राइस था 20,000, निफ्टी का एवरेज प्राइस 20,000, और 20,000 से मार्केट कितना ऊपर जाता है और मार्केट कितना नीचे आता है, वो सब वोलेटिलिटी में काउंट होता है। तो मान के चलिएगा निफ्टी मैक्सिमम नीचे आता है 19,000 और मैक्सिमम ऊपर जाता है 21,000। तो इसकी वोलेटिलिटी कितनी हो जाएगी? 5%। 5% से इसकी वोलेटिलिटी आ जाएगी, क्योंकि ये 5% वॉलेटाइल है, यानी एवरेज वैल्यू से 5% या तो ऊपर जाता है, 5% नीचे जाता है। तो अगर किसी भी एसेट क्लास की वोलेटिलिटी ज़्यादा होती है, ध्यान रखिएगा, अगर किसी भी एसेट क्लास की वोलेटिलिटी ज़्यादा होती है तो वहाँ पे ऑप्शन के प्रीमियम जो होते हैं वो एक्सपेंसिव होते हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट बहुत वाइल्ड स्विंग्स दिखाएगा, और वाइल्ड स्विंग से क्या होगा, जल्दी से इन द मनी होता जाएगा सब कुछ। इसको भी एक बार डायग्राम से समझ लेते हैं। तो मान के चलिएगा ये ऑप्शन चेन है, यहाँ पे आएगा 2500, ऊपर होगा 2450 और नीचे होगा 2550। अभी मार्केट 2500 पे चल रहा है, इसका प्रीमियम होगा 50, और यहाँ पे ऊपर प्रीमियम होगा, महंगा होगा 75, और नीचे प्रीमियम होगा 25। तो मान के चलिएगा शेयर प्राइस 2500 पे चल रहा है, एकदम से मार्केट में वोलेटिलिटी है और शेयर का प्राइस एकदम से नीचे गिर गया, ऐसे करके मान के चलिए 2% या 3% से नीचे गिरा। तो ये क्या होगा, जब 2500 की एट द मनी है वो क्या हो जाएगी, आउट ऑफ द मनी हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? ये भी आउट ऑफ द मनी हो जाएगी, क्योंकि मार्केट का जो प्राइस है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। अब ये इन द मनी हो जाएगा, ये आउट एट द मनी हो जाएगा। तो 75 से घट के वो क्या हो जाएगा, वो आ जाएगा 50 पे, और ये कितने पे आ जाएगा, 25 पे, और ये कितने पे आ जाएगा, 10 रुपीज़ और 5 रुपीज़ के आसपास ये हो जाएगा। तो इससे वोलेटिलिटी पे भी बहुत फर्क पड़ता है, वोलेटिलिटी का, अंडरलाइंग एसेट की वोलेटिलिटी का बहुत फर्क पड़ता है। फिर उसके बाद टाइम टू एक्सपायरेशन है। अगर एक्सपायरी में टाइम ज़्यादा होता है तो प्रीमियम की वैल्यू जो होती है वो ज़्यादा होती है, और अगर एक्सपायरी में टाइम कम बचेगा तो प्रीमियम की वैल्यू कम होगी। क्योंकि मैंने बताया था हम टाइम वैल्यू के भी पैसे देते हैं, इस उम्मीद में पैसे देते हैं कि शायद टाइम के चलते मार्केट ये प्राइस क्रॉस कर जाएगी। तो यहाँ पे एक बार ये लिख लेते हैं, टाइम इज मोर
premium value will be higher. If time is more, premium value will be higher. तो 3 महीने के जो कॉन्ट्रैक्ट होंगे उनका प्रीमियम एक्सपेंसिव होगा, 2 महीने का उनसे कम होगा, और जो सेम मंथ के होंगे उनका सबसे कम होगा. प्रीमियम वैल्यू विल बी ऑन द हायर साइड. ऐसी वोलेटिलिटी, अगर वोलेटिलिटी भी ज़्यादा है तो प्रीमियम का वैल्यू भी ज़्यादा होगा, प्रीमियम भी एक्सपेंसिव होता है. ऐसे अगर इंटरेस्ट रेट्स हैं, अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होंगे तो भी प्रीमियम का वैल्यू ज़्यादा होता है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट में हमें कॉस्ट देना होता है. मान के चलिए अगर हमने अंडरलाइंग एसेट को होल्ड करा है और हमने एक ये फाइनेंशियल लोन लेके एक एसेट को होल्ड करा है, तो उस लोन को रीपे करने में हमें ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा, उसी के लिए प्रीमियम की वैल्यू भी ज़्यादा हो जाती है. ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव कोरिलेशन है टाइम में, इंटरेस्ट में और वोलेटिलिटी में, यहाँ पे पॉजिटिव कोरिलेशन है. देन कम्स द ऑप्शन ग्रीक. तो ऑप्शन ग्रीक क्या होते हैं, एक बार इसको भी समझ लेते हैं. ऑप्शन ग्रीक्स कुछ ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जिससे ऑप्शन की वैल्यू डिटरमिन करी जाती है. ये जो आपने ऊपर पढ़ा है ये वो है जो पैरामीटर्स ऑप्शन की वैल्यू को समहाउ इम्पैक्ट करते हैं, लेकिन ऑप्शन ग्रीक्स के थ्रू हम एक मेथड होता है उससे कैलकुलेट करते हैं कि पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शन प्रीमियम कितना होना चाहिए. तो एक बार ये वेरिएबल्स भी होते हैं, कांस्टेंट भी होते हैं, तो ये सारे वेरिएबल कांस्टेंट हमें पढ़ने हैं, और थोड़ा सा मैथ्स है इसके अंदर, थोड़ी मैथमेटिकल टर्म्स है, तो वो एक बार इसको समझते हैं, ध्यान से समझेंगे. तो 5 ग्रीक्स होते हैं पहले तो, जो 5 सबसे कॉमनली ट्रेडेड ग्रीक्स जो होते हैं वो 5 ही होते हैं, जिसमें से एक आ जाएगा डेल्टा, गामा है, फिर गामा के बाद होगा थीटा, थीटा के बाद होगा वेगा, एंड वेगा के बाद होगा रो, आरएचओ. तो देख लेते हैं एक बार डेल्टा क्या कहता है. तो यहाँ पे समझिए डेल्टा डी से डेल्टा है और डी से ही डायरेक्शन है. तो डेल्टा जो है सबसे पहली बात डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है. किसकी डायरेक्शन को? अंडरलाइंग एसेट की डायरेक्शन को, ध्यान रखिएगा, डायरेक्शन ऑफ अंडरलाइंग एसेट. तो कहना क्या चाह रहा है, इट मेजर्स द सेंसिटिविटी ऑफ द ऑप्शन वैल्यू टू अ गिवन स्मॉल चेंज इन द प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग एसेट. क्या बता रहा है कि मान के चलिए रिलायंस का शेयर 2500 रुपये का अगर है, और कुछ देर बाद ये हो जाता है 2450 का, यानी 50 रुपये की गिरावट आ जाती है. तो उस 50 रुपये की गिरावट से एक पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे कितना फर्क पड़ेगा. मान के चलिएगा जो 2500 रुपये की स्ट्राइक प्राइस है, वो 2500 रुपये की स्ट्राइक प्राइस पहले 50 रुपये का प्रीमियम था उसका. तो अब जब मार्केट 50 रुपये नीचे गिर गया है, रिलायंस का शेयर 50 रुपये नीचे गिर गया है, तो जो 2500 वाली स्ट्राइक प्राइस है जो कि 50 रुपये की मिल रही थी, वो अब कितने की मिलेगी. तो ये क्या बताएगा, वो डेल्टा बताएगा. आप ध्यान से दोबारा पढ़ेंगे. इट मेजर्स द सेंसिटिविटी ऑफ द ऑप्शन प्रीमियम टू अ गिवन स्मॉल चेंज इन द प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग एसेट. 1 रुपये अगर अंडरलाइंग एसेट में 1 रुपये का चेंज आता है, तो उस 1 रुपये के चेंज से ऑप्शन के प्रीमियम में, एक पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस के ऑप्शन के प्रीमियम में कितना चेंज आएगा, वो क्या बताएगा, डेल्टा बताएगा. इट मे ऑल्सो बी सीन एज द स्पीड विद विच एन ऑप्शन मूव विद रिस्पेक्ट टू द प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग एसेट. सेम बात कर रहे हैं. और कैलकुलेशन कैसे होता है इसका, चेंज इन ऑप्शन प्रीमियम डिवाइड बाय द यूनिट चेंज इन द प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग एसेट इज इक्वल टू डेल्टा. ठीक है, तो डेल्टा ऑफ एट द मनी क्या होता है, एट द मनी स्ट्राइक प्राइसेस का डेल्टा क्या होता है, ऑलवेज 50% होता है, ध्यान रखिएगा. एट द मनी का डेल्टा हमेशा 50% होता है, एट द मनी स्ट्राइक प्राइसेस का डेल्टा इज ऑलवेज 50%. एक डेल्टा चार्ट के थ्रू इसको समझ भी लेते हैं. अगेन 2500 50-50 गैप में डालते हैं, 2450 2400, ऐसे नीचे हो जाएगा 2550 और 2600. ठीक है, तो 2500 हमारा एट द मनी था, ये हो गया आपका कॉल साइड और ये होगा आपका पुट साइड. मैंने क्या बोला था, कॉल हमेशा एट द मनी पे डेल्टा कितना रहेगा, 50, तो कॉल पे 50 हो जाएगा प्लस का, क्योंकि ये पॉजिटिव, ये बुलिश डायरेक्शन को दिखाता है, पॉजिटिव डायरेक्शन को दिखाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस लगाया. और बियरिश डायरेक्शन इज ऑलवेज रिप्रेजेंट बाय नेगेटिव, तो यहाँ पे आ जाएगा -50. अब जैसे हम एट द मनी से इन द मनी की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे डेल्टा बढ़ता जाएगा. तो यहाँ पे मान के चलिएगा +75 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, +99 98. ऐसे ही जब हम आउट ऑफ द मनी की तरफ शिफ्ट करेंगे धीरे धीरे करके, तो डेल्टा की वैल्यू घटती जाएगी. मान के चलिए यहाँ पे 30 हो जाएगी और यहाँ पे 10 हो जाएगी. तो अब क्या होगा, यानी अगर यहाँ पे रिलायंस का शेयर 2500 रुपये से 2450 50 रुपये घटता है,
तो यहाँ पे 30% का इम्पैक्ट आएगा। तो जो प्रीमियम यहाँ पे 50% का इम्पैक्ट आएगा, यानी जो प्रीमियम 50 रुपये का था वो अब 25 रुपये का रह जाएगा केवल, क्योंकि 50% का इम्पैक्ट आएगा। क्योंकि अंडरलाइंग एसेट के अंदर 50 रुपीज़ की गिरावट आई है, और कॉल के अंदर अगर गिरावट आती है तो कॉल के दाम घटते हैं, और अगर मार्केट में बढ़त आती है तो कॉल के दाम बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अगर 50 रुपीज़ से कॉल के प्राइस गिर गए, 50 रुपीज़ से शेयर के प्राइस गिर गए, तो यहाँ पे 50 वाली कॉल केवल 25 रुपीज़ की रह जाएगी। और ऐसे मान के चलिएगा, अगर यहाँ पे 40 रुपीज़ की थी तो यहाँ पे 30% का डिक्रीज आ जाएगा, यानी वो 28 रुपीज़ की रह जाएगी। ठीक है। और अगर यहाँ पे कॉल के प्रीमियम घट रहे हैं तो यानी पुट के प्रीमियम बढ़ेंगे। ये -50 है, ऐसे ये आउट ऑफ द मनी हो गया पुट के लिए, क्योंकि मार्केट अभी यहाँ तक पहुँची नहीं थी। तो मान के चलिएगा ये -30 हो जाएगा, ये -10 हो जाएगा, ऐसे यहाँ पे बढ़ता जाएगा डेल्टा माइनस और -99। तो 2500 वाली में अब 50 पॉइंट की गिरावट आ गई, तो यहाँ पे कितने वैल्यू हो जाएगी, 50 रुपये की वैल्यू हो जाएगी 75 रुपये। यहाँ पे अगर मान के चलो अब वैल्यू 40 रुपये थी, तो यहाँ पे और बढ़ जाएगी 12 रुपये, यानी हो जाएगी 52 रुपये। आगे समझ। तो इस तरीके से आप डेल्टा को हम मार्केट में प्ले करते हैं, और डेल्टा का इफेक्ट मार्केट में इस तरीके से रहता है। वापस चलते हैं स्लाइड पे। देन कम्स गामा। तो गामा क्या है, गामा ये बताता है कि अंडरलाइंग एसेट के 1 रुपये चेंज होने से डेल्टा में क्या फर्क आता है। डेल्टा क्या बताता है कि अंडरलाइंग एसेट के 1 रुपये चेंज होने से ऑप्शन के प्रीमियम में क्या फर्क आता है। लेकिन गामा एक स्टेप पीछे है, वो ये कहता है कि अंडरलाइंग एसेट के 1 रुपये चेंज होने में डेल्टा में क्या फर्क आता है। इसका मतलब ये है डेल्टा में भी फ्लक्चुएशन होता है, और डेल्टा इटसेल्फ इज अ गामा। तो गामा क्या कहता है, एक बार ये पढ़ लेते हैं। इट मेजर्स द चेंज इन डेल्टा विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन द प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग एसेट। ठीक है, क्या बताता है कि अंडरलाइंग एसेट के चेंज होने से डेल्टा में क्या चेंज आता है। दिस इज कॉल्ड अ सेकंड डेरिवेटिव ऑप्शन। ये सेकंड डिग्री का डेरिवेटिव है। क्योंकि ये डायरेक्टली ऑप्शन की वैल्यूज को इंपैक्ट नहीं करता है, इसलिए इसको सेकंड डिग्री ऑफ डेरिवेटिव ऑप्शन कहा गया। इट इज कैलकुलेटेड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन द डेल्टा फॉर अ यूनिट चेंज इन द मार्केट प्राइस ऑफ अंडरलाइंग एसेट। और ये इसका कैलकुलेटिव फॉर्मूला इसका ये हो गया, सिंपल। देन कम्स थीटा। देखिए टी से थीटा हो गया, और टी से क्या हो गया, टाइम वैल्यू। तो थीटा का हमेशा ध्यान रखना, थीटा हमेशा मेजरमेंट ऑफ टाइम वैल्यू रहता है। और आपको पता है कि टाइम किसी के पास भी अनलिमिटेड नहीं होता है। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी टाइम जो है वो लैप्स होता रहता है धीरे धीरे करके। एज वी अप्रोचेज द एक्सपायरी, ऑप्शन प्रीमियम वैल्यू कीप्स ऑन डिक्रीजिंग ड्यू टू डिके ऑफ टाइम वैल्यू या फिर डिके ऑफ थीटा। थीटा डिके की वजह से ऑप्शन के प्रीमियम की वैल्यू घटती जाती है। बहुत सिंपल है। इसकी डेफिनेशन क्या है, इट इज अ मेजर ऑफ एन ऑप्शन सेंसिटिविटी टू टाइम डिके। क्योंकि टाइम धीरे धीरे पास होता रहेगा, और जैसे जैसे टाइम पास होता रहेगा थीटा की वैल्यू ऑप्शन में से निकल जाएगी। तो थीटा इज द चेंज इन ऑप्शन प्राइस गिवन अ 1 डे डिक्रीज इन अ टाइम टू एक्सपायरेशन। जैसे जैसे हम नजदीक आते जाएंगे थीटा का वैल्यू डिके होता रहेगा। इट इज अ मेजर ऑफ टाइम डिके। थीटा is generally used to gain an idea of how time decay is affecting your option positions. Theta is equal to change in an option premium upon by change in time of expiry. तो एक्सपायरी वाले दिन सबसे ज़्यादा मैक्सिमम थीटा डिके होता है, क्योंकि एक्सपायरी में दिन जब एक दिन रह जाता है तो वहाँ पे जितनी भी ऑप्शन की वैल्यू है वो 0 की 0 होनी होती है, क्योंकि टाइम टिल एक्सपायरी वो 0 हो जाता है वहाँ पे। देन कम्स वेगा। वेगा वी से वेगा, और वी से क्या आ जाएगा, वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। अगर वोलेटिलिटी बढ़ती है मार्केट में, वाइल्ड स्विंग्स बढ़ते हैं मार्केट में, मान के चलिए निफ्टी की जो नॉर्मल रेंज थी, निफ्टी की जो नॉर्मल डेली रेंज है वो 80 to 100 पॉइंट्स की है। अगर 2-3 दिन कॉन्स्टेंटली ये 200 से 300 के बीच हो जाएगी, तो क्या इसकी वोलेटिलिटी बढ़ेगी? नहीं, हाँ इसकी वोलेटिलिटी बढ़ जाएगी। तो वो जैसी वोलेटिलिटी बढ़ेगी तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, ऑप्शन के प्रीमियम अपने आप शूट हो जाते हैं। क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो आउट ऑफ द मनी की जो स्ट्राइक्स हैं वो सडनली इन द मनी हो सकती हैं वाइल्ड स्विंग्स आने की वजह से। और जब एक आउट ऑफ द मनी की चीज़ इन द मनी में हो जाती है तो ऑप्शन के प्रीमियम एकदम से शूट करने लग जाते हैं। इसलिए वो जो शूट वैल्यू सडनली शूट कर जाती है उसकी वजह से यहाँ पे वैल्यू जो है अपने आप बढ़ती हुई नजर आती है। एक बार रीड आउट भी कर लेते हैं। This is a measure of the sensitivity of an option price to change in the market volatility. It is the change of an option premium for a given change, typically 1% in the underlying volatility. Vega is positive for a long call and a long put.
वेगा इज इक्वल टू चेंज इन एन ऑप्शन प्रीमियम अपॉन बाय चेंज इन वोलेटिलिटी। बस ध्यान रखिएगा, एज सून एज द वोलेटिलिटी इज इंक्रीजिंग द प्राइस ऑफ एन ऑप्शन प्रीमियम विल ऑलवेज इंक्रीज. If the volatility is decreased, then option premium will also, the value of option premium will also decrease. Then R से रो है, RHO is रो, and R से है rate of interest. तो it measures the sensitivity of option premium with respect to underlying rate of interest. तो rate of interest बढ़ते हैं तो again option के premium बढ़ेंगे, और rate of interest, if rate of interest are going to fall in the near time, then option premium will also decrease. तो इट इज द चेंज इन द ऑप्शन प्राइस गिवन 1% पॉइंट चेंज इन द रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट. रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में मिलता है या FDRD में मिलता है, विच इज बीइंग ऑफर्ड बाय द गवर्नमेंट. सो रो मेजर्स द चेंज इन द ऑप्शन प्राइस पर यूनिट इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ फंडिंग फॉर द अंडरलाइंग एसेट. तो कॉस्ट ऑफ फंडिंग क्या होती है? रेट ऑफ इंटरेस्ट. मेथड कैलकुलेशन कैसे होती है? चेंज इन एन ऑप्शन प्रीमियम अपॉन बाय चेंज इन कॉस्ट ऑफ द फंडिंग ऑफ द अंडरलाइंग. दैट्स रो फॉर यू. ठीक है, तो हमने इस वीडियो के अंदर ऑप्शन के ग्रीक्स, जो कि ऑप्शन स्ट्रैटेजीज को प्ले आउट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ऑप्शन के ग्रीक्स को समझा है. और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ पे केवल डेफिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट रादर देन उनका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन क्या है. इसलिए इस वीडियो में आई हैव नॉट कवर्ड द प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस ऑफ ऑप्शन ग्रीक्स. अभी आप डेफिनेशन को समझिए और इसके जो फॉर्मूलाज हैं उनके एक बार फॉर्मूलाज या मेजरमेंट को समझ लीजिए, उसको रट लीजिए रादर देन. और यही ऑप्शन में आपके एग्जाम के अंदर, यही ऑप्शन में आपसे इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे. तो यहाँ पे 4th चैप्टर इज ओवर. अब इन नेक्स्ट वीडियो वी विल कवर द 5th चैप्टर ऑनवर्ड्स. दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास. विल डिस्कस द न्यू टॉपिक इन नेक्स्ट वीडियो.